फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। सॉइल इज़ द थिन लेयर ऑफ कोर्स एंड रफ सब्सटेंसेस कवरिंग द अर्थ सरफेस। हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो एक थिन लेयर है, पतली सी जो लेयर है, ठीक है, कोर्स की, और जो हमारी रफ सब्सटेंसेस है, मीन्स की जो हमारी खुरदुरी जो भी पदार्थ हैं उनकी, हमारे जो अर्थ सरफेस को, अर्थ की सतह को जो कवर किए हुए हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है। ठीक है। इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। और जो हमारी मिट्टी होती है वो किससे बनी हुई होती है? ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है, मीन्स कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनसे। मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक, जो खनिज होती हैं उनसे बनी हुई होती है। साथ ही साथ जो वेदर्ड रॉक होते हैं, मीन्स कि वो रॉक जो टूट टूट के गिर गए होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो मिनरल्स के रूप में हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर गिरते हैं, उसी को मिक्सचर बन कर के ये जो है हमारा सॉइल तैयार होता है। ठीक है। इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन। अब मिट्टी जो है वो कई तरहों की होती है, और वो हर जोग्राफिकल रीजन मीन्स कि हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। कहीं बालुई मिट्टी होगी, कहीं चिकनी मिट्टी होगी। आप कई तरह की मिट्टियों के बारे में जानते होंगे। कहीं एलुवियल सॉइल पाया जाता है, कहीं ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो हर जगह के रीजन के हिसाब से वहाँ की सॉइल पाई जाती है। ठीक है। सॉइल प्रोफाइल रेफर टू द लेयर स्ट्रक्चर। जो सॉइल का प्रोफाइल होता है वो रेफर करता है लेयर स्ट्रक्चर को। ठीक है। लेयर बाय लेयर विच स्प्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट रॉक, जो कि स्प्रेड होता है, फैलता है किससे? पेरेंट रॉक से, टू द टॉप सॉइल सरफेस, जो कि हमारे टॉप सॉइल सरफेस पे होता है। अब पेरेंट रॉक्स क्या होते हैं? पेरेंट रॉक वो होता है जो हमारा मूल चट्टान जिसको हम कहते हैं, वो हमारा कहलाता है पेरेंट रॉक, जिसको हम उसके कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी मिनरल्स, उस पर क्या पाई जा रही है, कंटेंट क्या है, इन सारी चीज़ों से हम उसको जानते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा पेरेंट रॉक होता है, मूल चट्टान जो होता है, ठीक है, वो जो है जब फैलता है, स्प्रेड होता है, तो क्या होता है, वो टॉप का जो सॉइल सरफेस होता है वो वहाँ पर फैला हुआ होता है, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, दूसरे लेयर के तीसरी लेयर, ऐसे होता है। ठीक है। 4 लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अब देखिए कितने लेयर्स होते हैं सॉइल के प्रोफाइल में। फर्स्ट लेयर इज द टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशंस। पहला लेयर जो हमारा होता है सॉइल का, वो क्या होता है? ह्यूमस और वेजिटेशंस होता है। ठीक है। वहाँ पे पेड़ वेड़ लगे रहेंगे और ह्यूमस फॉर्म में होता है। देन सेकेंड लेयर इज ए सब सॉइल विथ सैंड, स्लिट एंड क्ले। दूसरा जो हमारा होता है सॉइल का लेयर, जो हमारा दूसरा होता है, वो क्या होता है? हमारा सैंड होता है, मिट्टी होती है, और स्लिट होता है साथ में, साथ साथ क्या होता है? क्ले वगैरह होते हैं दूसरी लेयर में। एंड देन उसके बाद थर्ड लेयर के अंदर क्या होता है? वेदर्ड रॉक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। तीसरी लेयर में हमारा जो है वो वेदर्ड रॉक मटेरियल आ जाता है। उसके बाद हमारा आता है रॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन एंड डीके ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम एन एक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट वेदर्ड। मीन्स कि जो भी पत्थर हमारा जो है वो जब टूट टूट के गिरता है एज अ रिज़ल्ट, या फिर उसका डीके होता है, वो ख़राब होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस आता है, या तो वो जम गया होता है, या किसी एक्शन की वजह से, किसी लिविंग के मतलब हमारे इंसान के द्वारा किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से वहाँ पे कोई एक्शंस की वजह से पत्थर वगैरह ब्रेक डाउन होके गिरते हैं, या फिर वेदर की वजह से, तो जाकर वो वेदर्ड रॉक मटेरियल कहलाते हैं। इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इज़ कॉल्ड वेदरिंग। और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, सबसे धीमा होने वाला प्रक्रिया है, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं। ड्यूरिंग वेदरिंग रॉक डेब्राइसेस गेट मिक्सड विथ ऑर्गेनिक
मैटर एंड मिनरल, दस इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। वेदरिंग के प्रोसेस के टाइम क्या होता है, जो रॉक होता है वो जा कर के मिक्स हो जाता है, ऑर्गेनिक मीन्स हमारे जो भी पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उनके साथ जाके मिल जाता है। जो हमारे कार्बनिक, ऑर्गेनिक को ही हम अपने कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं, तो उनके साथ जाके मिल जाता है, खनिजों के साथ मिल जाता है, मिनरल्स के साथ जा कर के मिल जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, इससे क्या हो जाता है कि उस सॉइल की, उस मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति हो जाती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। फोर्थ लेयर जो हमारा होता है वो पेरेंट रॉक कहलाता है, ठीक है, जो हमारा मूल चट्टान होता है वो, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल इज अफेक्टेड बाय द टाइम टेकन फॉर द सॉइल टू फॉर्म। अब जो मिट्टी की प्रोफाइल में जो थिकनेस होती है, ठीक है, जो उसकी समझ लीजिए उसकी जो मोटाई होगी मिट्टी की, उसके प्रोफाइल में वो अफेक्ट होती है टाइम के थ्रू, जो वो लेता है सॉइल बनने के अंदर, ठीक है। जब वो सॉइल फॉर्म होने में जितना टाइम लगता है, वो उसके हिसाब से ही उसकी सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस होती है। ओल्डर सॉइल हैज़ अ थिकर ऑयल प्रोफाइल कंपेयर टू न्यू सॉइल। जो पुरानी मिट्टी होती है उसमें ऑयल की थिकनेस जो होती है, ठीक है, वो जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर किसी नए सॉइल जो बनी है उससे। एज स्टेप स्लोप आर मोर प्रोन टू सॉइल इरोजन। जो स्टेप स्लोप्स होते हैं वो ज़्यादा हमारे सॉइल इरोजन करते हैं। जो खड़ी चट्टानें होती हैं वहाँ से मिट्टियाँ खसक जाती हैं। द लेयर ऑफ सॉइल ऑन दैम, जो सॉइल का जो वहाँ परत होता है, लेयर होता है उसके ऊपर, स्लोप के ऊपर, इज़ जनरली थिन, वो काफ़ी पतला होता है। वेयर फ्लैट एरिया हैव अ थिक लेयर, बल्कि जो समतल ज़मीनें होती हैं, फ्लैट एरिया होता है, वहाँ पे जो है मिट्टी का जो लेयर होता है वो काफ़ी थिक होता है, मोटा होता है। एज दे रिटेन द लेयर ऑफ सॉइल, क्योंकि वो रोक के रखता है। अब जो स्लोप रहेगा, ठीक है, अगर वहाँ चट्टान है तो मिट्टी क्या है, वो घसक जाएगी, उसका जो, क्योंकि थिन लेयर होता है तो घसक जाती है, और जो फ्लैट एरिया होता है वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो रोक के रखती है, वो घसकने नहीं देती है। तो ये रिटेन करती हैं लेयर ऑफ सॉइल को लॉन्गर पीरियड के लिए, ज़्यादा समय के लिए। द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया इंक्लूड एलुवियल सॉइल, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इंडिया के अंदर पाई जाने वाली जो भी मिट्टियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है। तो 4 तरह के लेयर मैंने आपको बता दी है। पहला टॉप सॉइल होता है विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, मीन्स जहाँ पे वो लेयर जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं और जहाँ पे डेड प्लांट मीन्स जो ख़राब हो गए हुए पेड़ पौधे या जानवर होते हैं जाके मिक्स हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसमें डीके हो जाते हैं, जैसे खाद का रूप ले लेते हैं, वो लेयर होता है पहला मिट्टी का। फिर दूसरा होता है सब सॉइल विथ सॉल्ट, स्लिट एंड क्ले। दूसरा लेयर के अंदर जो है मिट्टी आ जाती है, ठीक है, सैंड वगैरह, सिल्ट आ जाता है, क्ले वगैरह आ जाता है। और तीसरा जो होता है वेदर रॉक मटेरियल होता है, जहाँ पे हमारा जो वेदर की वजह से जो चट्टानें टूट टूट के आके मिलती हैं वो हमारा हो जाता है तीसरा वेदर रॉक मटेरियल। और लास्ट जो होता है वो हमारा पेरेंट रॉक होता है, ठीक है, मूल चट्टान वगैरह जो होती हैं। तो ये 4 लेयर हमें आपके सॉइल प्रोफाइल के अंदर होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि 4 हमारे इंडिया के अंदर जो सॉइल है वो कई टाइप्स में पाए जाते हैं, जैसे एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट और डेजर्ट और माउंटेन, ठीक है। इतने तरह के हमारी मिट्टी जो है हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मिट्टी फॉर्म होती है, बनती है। वेरियस फैक्टर अफेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, मिट्टी की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको अफेक्ट करते हैं। मीन्स कि जो फिजिकल मीन्स बाहर के जो वातावरण मिट्टी पे अफेक्ट करती है, और जो केमिकल होता है, जो भी चीज़ें आके मिक्स होती हैं मिट्टी के अंदर, वो हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी को
काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। द मेजर फैक्टर आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। सबसे मेजर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, हमारे प्रकृति में जो प्रेजेंट होता है पेरेंट रॉक, मीन्स बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनको पेरेंट्स रॉक कहते हैं, ठीक है। तो सबसे मेजर फैक्टर क्या होता है, पेरेंट रॉक का नेचर, ठीक है, एंड द क्लाइमेट ऑफ द ट्री ऑफ दैट एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया का कैसा क्लाइमेट है, ये सबसे मेजर फैक्टर होता है कि वहाँ पे कैसा सॉइल फॉर्म होगा। अब पेरेंट्स रॉक क्या होता है, पेरेंट्स रॉक डिटरमाइन द टेक्सचर। पेरेंट रॉक जो होता है वो हमें टेक्सचर डिटरमाइन पहचानने में हेल्प करता है, कलर पहचानने में हेल्प करता है कि मिट्टी किस तरह की है, कौन से कलर है, उसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके अंदर कौन से मिनरल्स हैं, मिनरल कौन सा ऐसा कंटेंट है उसके अंदर मिनरल का, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, उसके अंदर कैसी प्रवेशिता शक्ति है मिट्टी के अंदर, मीन्स कि वो किसी चीज़ को कितना एब्जॉर्व कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट रॉक बताता है, ठीक है। पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है कि वहाँ उस मिट्टी का टेक्सचर, कलर, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके अंदर कौन से मिनरल पाए जाने वाले हैं, कौन कितनी उसके अंदर परमेबिलिटी है सॉइल के अंदर, ये सारी चीज़ें पेरेंट रॉक हमारा बताता है। फिर आता है क्लाइमेटिक कंडीशन। अब उस जगह की कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल वहाँ पे कैसा बनेगा। लाइक टेम्परेचर एंड रेनफॉल, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, बारिश होती है नहीं होती है, ये डिटरमाइन कराता है कि रेट ऑफ वेदरिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, कि वहाँ पे जो रेट है उस वेदर का, जैसे मैंने आपको बताया ना वेदरिंग क्या होता है, वो जो जहाँ पर सब टूट करके वेदर की वजह से टूट करके पत्थर जो है वो गिर के मिक्स हो जाता है मिट्टी में, तो वहाँ के टेम्परेचर बारिश की वजह से, तो ये डिटरमाइन कराता है वहाँ का टेम्परेचर रेनफॉल हमें कि वहाँ का रेट ऑफ वेदरिंग कितना होगा, कितना रेनफॉल ज़्यादा होगा तो पत्थर खसक सकता है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, उसके हिसाब से जो हमारा जो डेड प्लांट होगा, ह्यूमस मीन्स जो डेड प्लांट्स वगैरह होंगे वो जा कर के जो मिल जाते हैं, जितने डीके होने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वो सब जो है हमारा डिपेंड करेगा कि कैसा फॉर्म करेगा वहाँ पे मिट्टी। तीसरा होता है हमारा रिलीफ। डिटरमाइन द एल्टीट्यूड एंड स्लोप एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ये हमें क्या पहचानने में हेल्प करता है कि वहाँ की ऊंचाई कैसी होगी, एल्टीट्यूड कैसा होगा, साथ ही साथ स्लोप वगैरह की ढलान होगी नहीं होगी, एक्यूमुलेशन मीन सॉइल का क्या है, ढेर कैसा होगा वहाँ पे, ठीक है, संचय कैसा होगा उस मिट्टी का, तो ये चीज़ें हमें रिलीफ जो है पता करने में हेल्प करता है। देन आता है फ्लोरा एंड फौना फ्लोरा एंड फौना अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस, ये अफेक्ट करता है हमारे रेट ऑफ ह्यूमस को कि वहाँ पे किस तरीके के ऑर्गेनिक मटेरियल्स आके डिग्रेड हुए हैं, मिल गए हैं आकर के, वो उसकी वजह से किस तरह का सॉइल फॉर्म हो रहा है। ह्यूमस इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, ह्यूमस की वजह से जो डेड प्लांट होते हैं हमारे वो आके मिट्टी में डीके हो जाते हैं, मिल जाते हैं, खाद बन जाते हैं, तो वो भी जो है हमारा इंक्रीज करता है हमारी सॉइल की उपजाऊ शक्ति को, सॉइल फर्टिलिटी को। देन उसके बाद आता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल न्यूट्रिशन साइकिल एंड मिनरल बैलेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है उसके लिए, साथ ही साथ उसके अंदर मिनरल को, खनिज को जो है वो बैलेंस रखने में, ठीक है। हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, ये डीकम्पोजिशन के लिए भी, प्रोसेस के लिए भी हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जाके उसी में मिल जाएंगे, फिर उसी में से पैदा होंगे, तो इस तरीके से जो है वो प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं। देन आता है टाइम। डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, टाइम के हिसाब से ही हम सॉइल की प्रोफाइल की थिकनेस को, उसकी मोटाई को, मिट्टी की पहचान सकते हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑल द जियोक्लाइमेटिक फैक्टर्स अवेलेबल एंड इट्स टेक 100 of year टू मेक अ जस्ट 1 centimeter ऑफ अ सॉइल। सॉइल की जो फॉर्मेशन होती है वो रिजल्ट होता है उन मिक्सचर्स का, उस
मिक्सचर्स का, जहाँ पे सारे जियो क्लाइमेट फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पेरेंट रॉक, वहाँ का कैसा ह्यूमस है, कहाँ वहाँ कैसा वेजिटेशंस है, वाटर फैसिलिटी क्या है, तो ये सारे क्या है, जियो फैक्टर्स हैं। वहाँ का रेनफॉल कैसा है, वहाँ पे किस तरीके का ये जियो क्लाइमेट फैक्टर अवेलेबल है, एंड वो कितना 100 लेता है ताकि वो बन सके। जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 100 लग जाते हैं, ठीक है, बनने में। साथ ही साथ उसका जो रिजल्ट होता है, जो सॉइल बनता है, उसका रिजल्ट होता है जियो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के मिक्सचर पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। Then next topic is degradation of soils and conservation measures, मीन्स कि जो हमारी मिट्टी का डिग्रेड हो रहा है, दुर्दशा होती जा रही है, ठीक है, उसके बारे में, और हमारे जो भी उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी मेजर्स लिए जाएं, जो भी उपाय किए जाएं, उनके बारे में, ठीक है। Deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertility or pesticides, rainwater, landslide and flood are the factor which lead to soil degrade. सॉइल की दुर्दशा होने में, सॉइल को ख़राब होने में क्या क्या रीज़न है? वहाँ डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, उस मिट्टी में जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र की मात्रा बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, पेस्टिसाइड्स वगैरह ज़्यादा छिड़के जा रहे हैं, रेन वाटर, बारिश ज़्यादा हो रही है, लैंडस्लाइड हो गया, ज़मीन खसक गई, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया वहाँ पे। ये सारे फैक्टर जो हैं हमारे सॉइल को डिग्रेड होने में, उसको ख़राब होने में हेल्प करते हैं या ख़राब होने में का कारण बनते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, एंड हाई यील्ड क्रॉप्स, मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो हाई यील्ड मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो क्रॉप्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा पावर रखते हो उपजाऊ होने के लिए, तो हाई यील्ड क्रॉप्स लेना, उनकी वैराइटीज़ यूज़ करना इज़ ऑल्सो कॉज अ सॉइल डिग्रेडेशन। इससे भी क्या होता है, सॉइल की जो हमारी क्षमता होती है वो ख़राब होने लगती है, एंड लीड टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और ये हमारी ज़मीन की उपजाऊ या मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको खोने में ये बढ़ावा देता है। सॉइल कंजर्वेशन रेफर टू प्रोटेक्शन, सॉइल को कंजर्व करना, सुरक्षित करना रेफर करता है हमारे सुरक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। एफिशिएंट यूज़ ऑफ सॉइल मीन्स कि जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना, अच्छे वे में उसको यूज़ करना। प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, जो भी हमारी मिट्टी से रिलेटेड जो भी संसाधनें हैं उनको बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना। सम मेथड टू कंजर्व सॉइल क्वालिटी आर, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी सॉइल की खूबी को, क्वालिटी को, गुण को अभी भी बचा के रख सकते हैं। गुण जो भी क्वालिटी है उनको कंजर्व करके, सुरक्षित करके रख सकते हैं, जैसे मल्चिंग, ठीक है, मीन्स इसको कहते हैं पलवार। ये एक लेयर ऑफ मटेरियल होता है जो अप्लाइड किया जाता है सरफेस के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, सरफेस ऑफ सॉइल। इज द मेथड इन विच अ बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक स्ट्रॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बीच में लेयर में बिछाया जाता है, तो ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बेयर ग्राउंड पे प्लांट्स के बीच में, ठीक है, बेयर ग्राउंड और प्लांट्स के बीच के एरिया को हम कवर कर देते हैं विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, मीन्स कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं हमारे, उनसे हम उसको कवर कर देते हैं, जैसे स्ट्रॉ के हेल्प से। दिस हेल्प्स टू ट्रैप मॉइस्चर, इससे क्या होता है, वो नमी को ट्रैप कर लेता है, बांध के रखता है, ताकि वो क्या कर सके, सॉइल के अंदर नमी अवेलेबल करा सके, एंड मॉडरेट सॉइल टेम्परेचर, और वो एक समान रख सके हमारी मिट्टी के तापमान को, टेम्परेचर को। ये एक तरीका हो गया। दूसरा कॉन्टूर बैरियर्स, रोक लगाना, ठीक है,
कॉन्टूअर बैरियर करना, जैसे ये मेथड होता है इन विच स्टोन, ग्रास एंड सॉइल, इसके अंदर जो मिट्टी, पत्थर, ग्रास, घास वगैरह, सॉइल्स आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स, ये पत्थर का, घास का, मिट्टी का यूज़ करके क्या किया जाता है, बैरियर्स बनाए जाते हैं, रोक बनाया जाता है, ठीक है, रोकने के लिए। अलोंग कंटूअर विथ ट्रेंचेस बिल्ट इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट, और साथ ही साथ क्या किया जाता है, खाइयाँ बनाई जाती हैं उन बैरियर्स के सामने ताकि वो कलेक्ट कर सकें किस चीज़ को, वाटर को, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स वाटर टू फ्लो डाउन, इससे क्या होगा कि वो पानी को नीचे की ओर गिरने से बचाता है। द कॉन्टूअर एंड वॉश अवे द सॉइल, और इससे क्या होता है, हमारा जो मिट्टी को बह जाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। अब उस जगह खाई में जाके ही गिरेगा जहाँ जाएगा, तो खाई से आप फिर से मिट्टी को निकाल सकते, तो वो बचाता है कि वो जाके घस के ना मिट्टी हमारी, और सुरक्षित रहे। अब तीसरा तरीका है रॉक डैम बनाना। आप क्या कर सकते हो, रॉक डैम बना सकते हो। आर डैम क्रिएटेड फ्रॉम रॉक्स, ये एक डैम होता है जिसको हम पत्थर से क्रिएट करते हैं। दैट आर अरेंज, इसको अरेंज किया जाता है इन अ पाइल टू स्लो डाउन, ताकि हम उसको धीमा कर सकें, ठीक है। जो भी हमारे ढेर लगा दिया जाता है, ताकि पत्थरों से हम उसको ढेर लगा देते हैं ताकि हम पानी की जो फ्लो होती है उसको हम धीमा कर सकें। एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गलीज, ताकि हम वहाँ पर क्या डीप वैली बनने से बचा सके। अगर बहुत ज़्यादा पानी कहीं जाके इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ डीप वैली बन जाएगी, घाटी बन जाएगी, पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको होने से हम क्या करते हैं, बचाते हैं। कैसे, बड़े बड़े पत्थर्स को इकट्ठा कर देते हैं, ढेर लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे, ताकि वो पानी का फ्लो को रोकता है, स्लो कर देता है, और यहाँ पर डैम बनने से या वैली बनने से, झील बनने से रोकता है, गलीज बनने से। दीज रिड्यूस द सॉइल इरोजन, इससे क्या होता है कि सॉइल जो है हमारी एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं जाती है। सॉइल इरोजन से काफ़ी ज़्यादा इसमें कमी ले आता है, सॉइल इरोजन में। देन नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग इज वेयर ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स टेरेस आर मेड ऑन द स्टेप स्लोप्स टू ग्रो क्रॉप्स। आपने जैसे देखा होगा स्लोप वगैरह पे आप जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, नैनीताल वगैरह पे देखा होगा आपने, ऐसे राउंड 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 जगह होता है, और यहाँ पे जो स्लोप होता है इस पे लोग यहाँ पे इस प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है, हर लेयर पे जा कर के। तो वो हमारी टेरेस फार्मिंग होती है, जहाँ पे वो टेरेस वगैरह पे जा कर के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। दीज रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, और ये इसकी वजह से वो सरफेस को भागने से, रन ऑफ होने से, घसकने से, ठीक है, उससे होने से बचाते हैं, और साथ ही साथ सॉइल के इरोजन होने से भी बचाते हैं। कई जगह आपने देखा होगा टेरेस फार्मिंग वगैरह, आप देखोगे पहाड़ों पे, देखिए ऐसे पहाड़ रहता है, आपका पहाड़ ऐसे रहता है, और वहाँ पे आप देखोगे ऐसे 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 रहता है। जब आप जाओगे तो आप उसी के ऐसे लाइन से जाते हो ऐसे करके, और ये यही एरिया में जो होता है फार्मिंग होती है, ये हमारी टेरेस फार्मिंग होती है। इससे हमारा सरफेस, रन ऑफ सरफेस भागने से बचता है, और साथ ही साथ सॉइल इरोजन होने से भी। नेक्स्ट टेक्निक आप क्या यूज़ कर सकते हो अपने डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल होने से और कंजर्व करने से, बचाने से उसको, इज़ ए कल्टीवेशन मेथड। आप कल्टीवेशन मेथड का यूज़ करो, ठीक है, इन विच 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सैंड, और आप वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को, फसल को सॉइल के अंदर आप खेती करो, उसको ग्रो करो। द क्रॉप्स आर ग्रोन इन प्रॉक्सिमेटली इन अल्टरनेट रो, आप उसको अल्टरनेट रो मीन्स एक में अलग, एक में अलग, अल्टरनेट रो में उसको आप क्रॉप्स को अप्रॉक्सीमेटली ग्रो कर सकते हो। देन क्या है, नेक्स्ट इज वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वाटर। तो डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन में आप समझ गए ना क्या क्या आप कर सकते हो। आप वहाँ पे मल्चिंग कर सकते हो, कॉन्टूर बैरियर कर सकते हो, रॉक डैम बना सकते हो, टेरेस फार्मिंग कर सकते हो, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं, शेल्टर बेल्ट लगा सकते हो, कॉन्टूर प्लगिंग हो सकता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप टेक्निक यूज़ करके अपने सॉइल को डिग्रेड होने से भी बचा सकते हो और कंजर्व भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर वाटर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाटर हमारा सबसे ज़्यादा वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एसेंशियल इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारा, जो रीन्यू हो जाता है, और ये हमारे प्राकृतिक रिसोर्स है। ये अपने आप प्रकृति में रीन्यू होता है, इसको कोई ह्यूमन के द्वारा नहीं किया जाता। अर्थ इज कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट। अर्थ को हम अपने पृथ्वी को हम अपने वाटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं उसको वाटर प्लैनेट बिकॉज 3/4 मीन्स जो हमारा 3/4 जो है हिस्सा जो है हमारा पानी से जो है वो पूरा कवर्ड है। अर्थ का 3/4 एरिया जो है हमारा पूरा पृथ्वी का जो है वो पानी से घिरा हुआ है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, हमारे जो अर्थ पे टोटल वॉल्यूम है पानी का, वो रिमेन कांस्टेंट, हमेशा एक समान होता है, कांस्टेंट होता है। एज इट्स कीप गेटिंग रिसाइकल फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, और ये क्या होता है, रिसाइकल्ड होता है एक या दूसरे फॉर्म से। वाटर इवोपरेट, वापर पहले पानी क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, भाप बन जाता है। फ्रॉम द ओशियन, हमारे ओशियन से, समुद्र से, टू ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर, ताकि वो पानी में तब्दील हो सके वाटर वेपर्स में। वहाँ से ओशियन में से पानी क्या होता है, वाटर वेपर भाप बन करके उड़ जाता है एंड फॉल बैक ऑन द लैंड। फिर उसके बाद वाटर वेपर बन करके क्लाउड में जा करके वापस से बारिश होता है, और फिर बारिश जो है हमारी ज़मीन पे फिर से पानी जो है बन के वो गिर जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के रूप में। ओशियन वाटर इज सॉल्टी, क्योंकि ओशियन वाटर क्या होता है, नमकीन होता है, खारा होता है, एंड हेंस कैन नॉट बी यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते ह्यूमन के द्वारा। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7, जो फ्रेश वाटर है हमारा केवल 2.7 है ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल, जो हमारा पूरा पानी अवेलेबल है उसमें से केवल 2.7% जो है हमारा सिर्फ फ्रेश वाटर है। आउट ऑफ विच ओनली 1% इज़ अवेलेबल, जिसमें से कि सिर्फ 1% अवेलेबल है, एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़, और पानी हमारे इंसान के यूज़ करने के लिए। 2.7 पानी है पूरा, जिसमें से केवल 1% जो है इंसान के लिए यूज़ करने के लिए अवेलेबल है, एंड इज़ फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर, और इसको हम ज़मीन के अंदर पाते हैं ग्राउंड वाटर में, रिवर एंड लेक में, झीलों में और नदियों में, ठीक है। वाटर इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर, पानी का यूज़ हम अपने खेती के लिए कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पावर वगैरह जनरेट करने के लिए, थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डेज एक्सेट्रा, साथ ही साथ आप इसको डैम्स में रिजर्व भी कर सकते हो, बचा के सुरक्षित भी रख सकते हो। द मेजर कॉजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज, कुछ ऐसे मेजर कॉजेज हैं, हमारे कारण हैं जिसकी वजह से पानी में शॉर्टेज आ रहा है, कमी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण। राइजिंग अ डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है फूड में भी राइज आ जा रहा है, कैश क्रॉप्स में भी, आपको फसल भी ज़्यादा चाहने लग रही है और खाना भी ज़्यादा चाहने लग रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ही हमारा इंक्रीज़ कर गया। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहर ज़्यादा होते जा रहे हैं, रूरल एरिया धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, गांव वगैरह। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, लोगों का रहन सहन अपग्रेड हो रहा है, एडवांस होता जा रहा है। तो ये सारा कारण था जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, शॉर्टेज आ रही है वाटर की। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, पानी से मौजूदा जो भी परेशानी है पानी की उपस्थिति से रिलेटेड वो। देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन मैनी एरिया ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू वेरिएशन इन रेनफॉल एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्स। पानी का जो कमी हो रहा है कई सारे क्षेत्रों में हो रहा है, रीजन्स में हो रहा है, क्योंकि जो हमारा देश है वहाँ पे कई सारे वेरिएशन है पानी के, बारिश के, रेनफॉल के, एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन के, ज़्यादा यूज़ करने के, और कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्स, जो भी पानी के वाटर सोर्स हैं उनको ख़राब करने। जैसे नदियाँ देखो, आप कचरा फेंक देते हैं, लोग वहीं कपड़ा धोते हैं, गंदगी कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं।
इसलिए वो पानी क्या है, फिर यूज़ करने लायक नहीं बचेगा, वाटर शॉर्टेज हो जाएगी। कहीं बहुत बारिश हो रहा है, कहीं बारिश ही नहीं हो रहा है, रेनफॉल की शॉर्टेज है, तो उससे भी क्या हो रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है। साथ ही साथ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो पानी है आप उसका वेस्टेज किए जा रहे हो, उसको एक्सेस मात्रा में यूज़ किए जा रहे हो, ओवर एक्सप्लॉयट किए जा रहे हो, तो वो उससे वजह से भी कई सारे वेरिएशंस हैं कि हमारे वर्ल्ड के अंदर, जिसकी वजह से कई सारे क्षेत्रों में शॉर्टेज जो है पानी का वो होता जा रहा है। कंटामिनेशन ऑफ वाटर कैन ड्यू टू, पानी जो है हमारा कंटामिनेट, खराब मिक्स कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे रिलीज ऑफ अनट्रीटेड और सेमी ट्रीटेड सीवेज, जहाँ पे खराब मतलब पूरी तरीके से जो सीवेज है और जो थोड़ा सेमी ट्रीटेड सीवेज है, वहाँ उसका पानी आप उस नदियों में पानी में रिलीज़ कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा पानी कंटामिनेटेड हो जा रहा है। एग्रीकल्चर केमिकल्स वगैरह बह के जा रहे हैं, उसकी वजह से जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो फसल आप यूज़ करने के बाद आप घर लाए, मान लीजिए खरीद करके मंडी से सब्जी, उसको पानी में धोते हो, तो वो क्या कंटामिनेट ही हो रहा है, केमिकल्स बह रहे हैं। एग्रीकल्चर में जो पानी आप यूज़ कर रहे हो वो जा रहा है ग्राउंड के अंदर, वो उसमें भी केमिकल है, उससे भी हमारा पानी जो है, ग्राउंड वाटर जो है वो ख़राब हो रहा है, कंटामिनेट हो रहा है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की वजह से, इंडस्ट्रियल से निकलते मीन्स फैक्ट्रियों से निकलते हुए, खदानों से निकलते हुए जो भी पानी होते हैं वो भी जाके मिक्स हो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन, जो कंट्री हमारी क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेट है, आर मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट, वो जो है हमारे सबसे ज़्यादा जो सस्पेक्ट किए जाते हैं, देखे जाते हैं ड्रॉट के लिए, सूखा पड़ जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। एंड फेस अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी, और साथ ही साथ वो कई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं जहाँ पे पानी की स्कैसिटी हो जाती है, पूरी तरीके से कमी हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग एंड हाई पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल का जो हाई पेस है वो बढ़ता जा रहा है। इससे भी क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल जितना ज़्यादा लगेंगी, पानी की भी ज़रूरतें तो होंगी ना, बिजली की ज़रूरत होगी तो पानी की भी ज़रूरत होगी बिजली पैदा करने के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, पानी के जो क्लीन वाटर होते हैं उसकी शॉर्टेज होती जा रही है। तो ये सब कारण है कि कैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वाटर अवेलेबल होने में, कई सारे लोग ढंग से उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको ओवर एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो है पानी में आ रहा है दिक्कत। अब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज है हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा के कैसे रख सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट इट्स ओवर यूज़, अगर हम उसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, उसको पॉल्यूट करते हैं, तो मेक इट नेसेसरी टू कंजर्व वाटर, तो हम ये ज़रूरी हो गया है कि हम उसको बचाएं, कंजर्व करके रखें। सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जो हमारे सीवेज से निकल रहे गंदगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड गंदगी, केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री से निकलती हुई गंदगी, वेस्टेज को ऑल्सो पॉल्यूट द वाटर विथ नाइट्रेट्स, और वो जो हमारे पानी में जाकर मिल करके पानी को भी पॉल्यूट करती हैं नाइट्रेट के साथ मिल करके। मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, नाइट्रेट, मेटल और पेस्टिसाइड जो है हमारे सारे जाके मिल करके क्या करते हैं, पानी में गंदा कर देते हैं। वेरियस स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व अ वाटर एंड प्रिवेंट इन इट्स फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, हम कई सारे ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पानी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं पॉल्यूट होने से, और सुरक्षित भी रख सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, ग्रोइंग मोर ट्री, ज़्यादा ट्री लगाइए। सिंस फॉरेस्ट स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रीस्टोर अंडरग्राउंड वाटर, इससे क्या होगा, वहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो हमारे सरफेस को स्लो कर देगा घसकने से, रन ऑफ होने से, गायब होने से, और रीस्टोर करेगा हमारे अंडरग्राउंड वाटर को, और जो हमारी अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर रह रहे पानी है उसको भी क्या करेगा, वो रीस्टोर कर देगा। यूजिंग हार्वेस्टिंग मेथड, आप हार्वेस्टिंग मेथड, कटाई वाले मेथड्स को यूज़ करो। टू हैव अ सरफेस रन ऑफ, ताकि आपका जो सरफेस है वो भागे ना, रन ऑफ ना हो। कलेक्टिंग रेन वाटर आप कलेक्ट करो, एंड स्टोरिंग फॉर यूज़, और उसको स्टोर करो आप ताकि उसको यूज़ कर सको इन हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई वगैरह के प्रोसेस में आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डेवलप अ बेटर इरीगेशन फैसिलिटी टू कंजर्व वाटर, आप अच्छे इरीगेशन फैसिलिटी को यूज़ करो, खेती की जो इरिगेशन वाली सिंचाई वाले
जो प्रोसेस होता है वो अच्छा बेस्ट बेटर वाला यूज़ करो आप, ताकि जिससे आप पानी को कंजर्व कर सको। यूजिंग अ मेथड लाइक स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिपर ऑफ अ ट्रिकल इरिगेशन, वो कौन सा ऐसा फैसिलिटी होता है? स्प्रिंकलर वाला, जिसमें आप स्प्रिंकल करते हो पानी को अपने उस पर। ड्रिप वाला, जो ड्रिप 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 चूता है वो वाला। इससे क्या होता है, हमारे ट्रिकल इरिगेशंस होते हैं और ये मेथड से हमारा काफ़ी पानी जो है वो रिजर्व हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, बच जाता है। तो इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपको कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।